राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की है। दरअसल इस अभियान के तहत राजस्थान में बीजेपी के लिए 1 करोड़ और हर बूथ 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य होगा, जिसके लिए जिला स्तर पर 5-5 सदस्यों की टोली बना दी गई है। यही टोली सदस्यता अभियान में लोगों को सदस्य बनाने में मदद करेगी। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे, सदस्य बनाएंगे और वहीं 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता सदस्य बनकर के करेंगे। इसके बाद चुनावी राज्यों को छोड़ दे तो बाकी सभी राज्यों में यह अभियान चलेगा। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या अपने सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी 10 करोड़ के विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? राजस्थान में लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके के बाद इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना बीजेपी के लिए कितना आसान होगा? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य, प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो बीजेपी की सदस्यता अभियान तो भाजपा के द्वारा 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो प्रदेश भर में रखा गया है। मौजूद मंत्री जी, आज सदस्यता अभियान का कार्यशाला समाप्त हो चुकी है। 1 करोड़ का लक्ष्य है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने सदस्यता अभियान को चलाती है और यही कारण है कि पूरे विश्व भर में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास जी पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मौजूद थे और सदस्यता के संयोजक अरुण चतुर्वेदी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी ने कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया है कि हम सभी वर्गों तक पहुंचें, सभी समुदाय तक पहुंचें और पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझा करके उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए आग्रह करें। निश्चित रूप से बहुत लोगों की ये डिमांड आ रही है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाए। 1 करोड़ का लक्ष्य, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 1.25 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का काम करें। कल भारत बंद का आह्वान है ST SC आरक्षण मामले को लेकर, क्या लगता है कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है इस देश में? निश्चित रूप से विपक्ष के पास एक ही काम है कि वो भ्रम फैलाए और देश में अराजकता और अशांति फैलाने का काम करें। लेकिन ये देश की जनता है, शांति प्रिय जनता है, शांति पसंद करते लोग हैं, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कोई निर्णय दिया है उसके अध्ययन की आवश्यकता है। सभी लोग उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद आत्मसात करें। निश्चित रूप से भारत की जो सरकार है वो पिछड़े SC ST सभी वर्गों का ख्याल रख करके सबके
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की परिकल्पना को लेकर माननीय मोदी जी काम करते हैं। धन्यवाद। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य महाराज हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत करेंगे महाराज साहब से। महाराज साहब, आपने पिछले दिनों कहा कि हिंदू मजबूरी में पलायन कर रहा है और मंदिरों के मूर्तियां और तोड़ी जा रही है और ताले लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, पिछली जो 5 साल कांग्रेस की शासन था, कुशासन था, लूट की सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, उसमें यही हो रहा था, तुष्टीकरण हो रहा था और भेदभाव हो रहा था। उस करके शहर अपराकाशी परकोटा, जहाँ प्राचीन मंदिर हैं, इमारतें हैं, महल है, और उन सबको भी त्याग कर, सुख सुविधाओं को, इतनी सौंदर्य को भी छोड़कर आदमी भाग रहा था। तो उसका कारण था कि पिछली 5 साल में यहाँ पर अवैध रूप से बाहरी लोगों को, बांग्लादेशियों, रोहिंग्या हो, इन लोगों को बसाने का काम चल रहा था, तुष्टीकरण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से लोकल वहाँ के निवासी लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, वो लोग परेशानों के, दुखियों के निकल गए थे। तो अब धीरे धीरे उन सब चीजों को परिवर्तन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में अब राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले अपराधियों को तुरंत पकड़ा भी जा रहा है। धन्यवाद। ये थे बाल मुकुंद आचार्य विधायक। सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पिछली सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ रही थी, वो अब भजनलाल सरकार में यहाँ पे मजबूती से काम करती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। और चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता हैं, अपूर्वा सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि बीजेपी की तो तैयारियां नजर आ रही हैं, हालांकि अब चुनावों को लेकर के, उपचुनावों को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी? बिल्कुल सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां राजस्थान की जनता पिछले 8 महीने से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे राजस्थान में किए थे जब इस सत्ता से बाहर थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में शानदार कार्य कर रहे थे, राजस्थान के गार्जियन के रूप में राजस्थान की सेवा कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और इनके केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में डोरे डाले और डोरे डालने के पश्चात राजस्थान की जनता को बरगलाया और राजस्थान की भोली जनता इनके बहकावे में आई और 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता सौंप रखी है। बिल्कुल 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम कर लिए हैं कि काम गिनाने जाएंगे तो पन्ने भर जाएंगे, आपकी डिबेट घंटों से ऊपर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सीमा जी, पहले तो पानी बिजली से हम त्रस्त हो रहे थे और थोड़ी सी बारिश आई है। राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं आई है और राजस्थान में जितनी भी बारिश आई है, बारिश आने के बाद जयपुर की तमाम वीवीआईपी सड़कें, वीवीआईपी बंगले, वीवीआईपी दफ्तर सब चूरे हैं। राजस्थान में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। कच्ची बस्तियां जो निचले इलाके हैं उनकी तो बात छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 घंटे का एक डेमो किया था। राजकुमार जी, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार राजस्थान में बारिश हुई है और पहली बार ऐसी स्थिति हुई है। हर सरकार में यही स्थिति होती है। सीमा जी, बारिश होती है, बारिश होनी भी चाहिए। बारिश होती है तो असुविधा भी होती है, सड़कों में गड्ढे भी पड़ते हैं, कहीं ज्यादा पानी आता है, कहीं कम पानी आता है। उसका प्रबंधन करना पड़ता है। उसका आपदा जो आती है उसको आपदा बोलते हैं, उसका आपदा का प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पास आपदा राहत मंत्री इस वक्त नहीं है। मंत्री कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया है, सरकार कह रही है वो इस्तीफा इनका स्वीकार नहीं है। और पिछले 52 दिन से 53 दिन से ये नौटंकी राजस्थान की जनता देख रही है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े आस के साथ, बड़े भारी मन से कांग्रेस को साइड किया था और आपको सत्ता सौंपी थी। आपने क्या तमाशा लगा रखा है? सरकार नहीं काम कर रही है सीमा जी, सर्कस के रूप में काम कर रही है। मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के बार बार अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं हम मेंबरशिप कर रहे हैं, और आप ताज्जुब करेंगे आज अभी थोड़ी देर पहले घोषणा हुई है कि राजस्थान से राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं। राजस्थान के कई नेता जो पहले मुख्यमंत्री की आस में बैठे हुए थे उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया पाया, फिर कई मंत्री बनने की आस में बैठे थे उनको मंत्री नहीं बनाया, कईयों को कांग्रेस के नेताओं को यहाँ बरगड़ा करके ये भारतीय जनता पार्टी में लेके गए थे, कहीं बोला आस लगाए बैठे थे, और बाहर से किसी नेता को राज्यसभा का आज यहाँ इन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के अच्छा राजकुमार जी, उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, फिर चाहे उनका उम्मीदवार कहीं से भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, आपको इससे क्या परेशानी है? क्या वो आपको ज्यादा चुनौती लग रही है या आपको लग रहा है कि आपके लिए चुनाव जीतना ज्यादा आसान हो जाएगा? समस्या कहाँ है? सीमा जी, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी का होने से पहले मैं राजस्थानी हूँ और राजस्थान का विकास चाहते हैं। जब राजस्थान से सांसद होंगे तभी तो राजस्थान की बोलेंगे। जो रविंद्र सिंह बिट्टू हैं उनको राजस्थान की एबीसीडी पता नहीं है, उनको गोविंद देव जी के मंदिर का भी पता नहीं है, उनको गणेश जी के मंदिर का भी पता नहीं है, खाटू श्याम जी के मंदिर का भी पता नहीं है, वो राजस्थान का क्या विकास करवाएंगे? और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विकास करिए, दिल्ली जाना बंद करिए, ये मेंबरशिप तो चलती रहेगी। राजस्थान की जनता ने अभी आपको 25 सांसद आप लेने जा रहे थे, उसमें से 11 सांसद जीत के आपकी मेंबरशिप का ये हवा निकाल दिए। इनके पन्ना प्रमुख नाराज, इनके वरिष्ठ नेता नाराज, इनकी आरएसएस नाराज। अब भारतीय जनता पार्टी कितना दम भरेगी? सर्कस के रूप में राजस्थान में काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, काम करिए, चुनाव आते रहते हैं, सरकार हमारी भी थी, कल हमारी होगी, सरकारें आती जाती रहती है। पानी का सुप्रबंधन करिए, आपदा का सुप्रबंधन करिए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए। अपराधी बेखौफ राजस्थान में घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुल रही है। सीमा जी, आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, हम जान लेते हैं, अपूर्वा जी भी हमारे साथ हैं। अपूर्वा जी, सबसे बड़ी बात, उम्मीदवारों को लेकर के अब सवालिया निशान खड़े होने शुरू भी हो चुके हैं। जिस तरह का उम्मीदवार आप लेकर के आए हैं राजस्थान के लिए, क्या राजस्थान की जनता उन्हें स्वीकारेगी? क्या रणनीति इस उम्मीदवार को लेकर? देखिए सीमा जी, सबसे पहली बात यह है कि जो उम्मीदवार है ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है कि जिनके अंदर इतनी फूट हो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवार है। उस परिवार का कोई भी सदस्य कहीं से भी अगर आता है तो उसका उतना ही स्वागत किया जाता है, उतना ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया जाता है, उतना ही उसको आदर दिया जाता है। और वो भी व्यक्ति जब एक नए राज्य के द्वारा चयनित होकर के आगे बढ़ता है तो वो भी उस राज्य को अपने परिवार की तरह, क्योंकि एक परिवार का सदस्य वो ऑलरेडी है, तो उस राज्य को भी अपने परिवार के सदस्य के रूप में वो देखने लगते हैं। पर जो राजकुमार जी ने यह सवाल खड़ा किया कि अगर बाहर का उम्मीदवार आएगा तो राजस्थान के विकास के बारे में क्या बात करेगा, तो मुझे बताइए, जब सोनिया गांधी जी का यहाँ से नामांकन करवा रहे थे तो क्या ये बात नहीं थी? वो तो मैडम वो इटली से बिलोंग करती है, आपने तो देश को भी छोड़ दिया। खैर छोड़िए, ये अगर इन बातों में पढ़ेंगे तो ये हम पे 4 बात कहेंगे, हम इन पे 8 सुना सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का संस्कार मैंने आपको बता दिया कि ये वो संस्कार है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ से चयनित होकर के जाएगा या यहाँ से खड़ा जिसको किया जाएगा, वो यहाँ के परिवार, भारतीय जनता परिवार के व्यक्तियों को तो सदस्य समझता ही है, इस पूरी राजस्थान की आवाम को भी अपना परिवार का सदस्य समझेगा। जहां तक दूसरा विषय रहा जो आज की टॉप डिबेट का मुझे लगता है मुख्य बिंदु है, वो है सदस्यता अभियान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये एक निरंतर चलने वाला अभियान है, प्रतिवर्ष आता है और हम इसके अंदर 2-3 महीने जो हैं वो हमारे विचारधारा से या हमारे कार्यों से जो लोग नई प्रेरणा पाकर के इस पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं उन लोगों को अपने परिवार के अंदर जोड़ते हैं। आपने एक यहाँ पे सवाल खड़ा किया कि इसकी चुनावी रणनीति क्या है, तो देखिए ये बात एकदम ठीक है कि राजनीतिक पार्टियों का जो अंतोगत्वा जो नियति होती है या अंतोगत्वा जो उनका लक्ष्य होता है वो चुनाव होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जो है वो माइलस्टोन हो सकता है मगर फाइनल स्टोन कभी नहीं होता। चुनाव हमारे लिए एक आते जाने वाली प्रक्रिया है, आएगी जाएगी, मगर इस परिवार के अंदर जो व्यक्ति जुड़ेगा, इस विचारधारा के अंदर जो व्यक्ति जुड़ेगा और उस विचारधारा से लेकर के जो देश निर्माण के अंदर, राष्ट्र निर्माण के अंदर, राष्ट्रीयता के भाव के अंदर, सनातन की रक्षा के लिए जो कार्यकर्ता खड़ा होता है, हम उस विचारधारा के लिए सदस्यता अभियान को चलाते हैं। केवल राजनीतिक परिदृश्य या चुनाव जो है वो हमारी दृष्टि में नहीं रहते, पर मैंने फिर कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवार है। हर व्यक्ति की कोशिश रहती है उसके परिवार के अंदर फले फूले, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हों,
खुशियों का मौका आए, जब हमारे घर में कोई नया पारिवारिक सदस्य आता है तो किस तरीके से खुशियों के साथ मनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आज राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने उस राजनीतिक परिदृश्य में देखा होगा, तमाम लोग वहां पे बहुत खुश थे, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में अपने इस परिवार को आगे बढ़ने की जो है वो ऊर्जा लेकर के वहां से निकले हैं। और आगामी आप देखेंगे, जैसा कि 1 करोड़ का हमारा लक्ष्य था, आपने भी इसमें कहा, मगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी ने ये कहा कि नहीं 1 करोड़ नहीं, हमारे यहाँ पे तो शगुन सवाया करके दिया जाना माना जाता है, तो 1 करोड़ का जो लक्ष्य था वो हमारा 1.25 करोड़ का लक्ष्य हो गया है और उसको आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हम बिल्कुल पूरा करेंगे। जहां तक बात रही कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको किस तरीके से पूरा करेंगे, तो देखिए जनता जनार्दन होती है मगर जनता भोली भी होती है। सभा चुनावों के अंदर जनता कुछ बहकावों में, कुछ छलावों के अंदर आ गई और वो जैसे ही आई और उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जिसने राष्ट्र निर्माण के अंदर अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण जो है वो झोंक दिया है, उस व्यक्ति के साथ में कितना बड़ा छलावा हो गया। तो वैसे ही हम तो फील्ड में रहते हैं, मैं जानती हूँ लोगों के बीच में क्या सेंटिमेंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि साहब बहुत गलत हो गया, हमने किस पार्टी को चुन लिया, किस छलावे को चुन लिया जो खुद हिंदू नहीं है, जो खुद हिंदुओं की बात नहीं करता, जिनको देश के विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए जिनको ये नहीं पता है, उन लोगों को अगर हम चुन करके गलती से बहकावे में आकर ले आए हैं तो अब हमें उस बहकावे से बाहर निकलना होगा और अब हमें उस पार्टी का हाथ थामना होगा जो केवल लेकिन अपूर्वा जी आपने उम्मीदवार को नहीं, भारत माँ के लिए जीती है, राष्ट्रीयता के लिए जीती है, विचारधारा के लिए जीती है, नवनिर्माण के लिए जीती है, एकात्म मानववाद के लिए जीती है। ठीक है, ठीक है। एक बार उम्मीदवार को लेकर के जो सवाल पूछा गया था उस पर भी आप जवाब दीजिए कि क्या वजह रही है कि राजस्थान से ही किसी उम्मीदवार को ना उठा करके आपको दूसरे राज्य से उम्मीदवार लाने पड़े? तो मुझे लगता है सीमा जी, इससे पहले तो ये बात आपको सोनिया गांधी जी के बारे में भी पूछनी चाहिए कि सोनिया गांधी जैसी व्यक्तित्व जिसने सो कॉल्ड कांग्रेस की शिरोधार्य महिला मानी जाती है, जिनके आगे ना कोई जजमेंट रखने के प्रयास कर सकता है या जो कह देती है वो कांग्रेस के अंदर पत्थर की लकीर या बाइबल की तरीके से माना जाता है, तो उनको भी राजस्थान से क्यों लेकर आया गया? उनको भी कहीं और से लॉन्च किया जाता। तो देखिए ये प्रत्येक पार्टी का कहां से लॉन्च किया जाता अपूर्वा जी? कहीं से भी लॉन्च करते ना। अच्छा, राजस्थान से क्यों किया? राजस्थान के अगर ये कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट अगर बाहर से आया और उनका हक मारा गया तो सोनिया गांधी जी को भी तो बाहर से लॉन्च कर देते, कहीं और से कर देते। राजस्थान से क्यों लाए? राजस्थान के नेता क्या खत्म हो गए थे क्या तब? देखिए प्रत्येक पार्टी का अपना निर्णय होता है और मैं आपको पुनः रिपीट कर रही हूँ अपूर्वा जी, किसी ने आपके निर्णय पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने आपके निर्णय को ये नहीं कहा कि आपने क्यों ही उन्हें लेकर के आए या आपको नहीं लाना चाहिए था। सवाल बस मेरा ये है कि आखिरकार अगर आप उन्हें लेकर के आए तो उसके पीछे कुछ रणनीति होगी, कुछ सोच समझ करके बीजेपी आलाकमान ने फैसला लिया होगा। ये फैसला क्यों लिया गया, आप जरा उस पर जवाब देना। देखिए फैसला क्यों लिया गया, क्या लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक नेता जो होता है वो एक परिवार का अभिन्न अंग होता है। उस परिवार के सदस्य को कहां से भेजना है, वो कहां से जाकर के वहां की जनता का किस तरीके से आवाज उठाएगा, किस तरीके से उसकी जो विचारधारा है वो वहां के राज्य को लाभान्वित करेगी, ये सारी जो गतिविधियां ये सबके निर्णय के साथ में, या ये मैं कहूं कि सबकी सर्वसम्मति और सहमति के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे फाइनल हुए हैं वो इसी रणनीति के तहत तय हुए हैं। तो आप आगे देखिएगा कि जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी विचारधारा है या जो उनकी सोच है, उससे राजस्थान कितना लाभान्वित होगा और राज्यसभा के अंदर विकास के कितने मुद्दे वो उठा पाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके पास। राजकुमार जी, यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर के बातचीत हो रही है, अटकलें कुछ ऐसी भी जताई जा रही थी राज्यसभा चुनावों को लेकर के कि कांग्रेस जरा उम्मीदवारों को लेकर के पीछे होती नजर आ रही है, उम्मीदवार नहीं भी उतारे जाएंगे किसी चुनाव में, ऐसी भी खबर सामने आई थी। इसको लेकर के क्या कुछ कहना? देखिए सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान की जो एकमात्र सीट अभी पेंडिंग है, जो ड्यू है, उसमें उनके पास स्पष्ट बहुमत है। तो भारतीय जनता पार्टी जो होस्ट सेटिंग का काम करती है, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई काम अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में करना नहीं चाहती। अच्छा, जहां तक मेरी साथी प्रवक्ता अपूर्वा जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी को राजस्थान से राज्यसभा का सांसद बनाया, मैं भारतीय जनता पार्टी की मेरी साथी प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी हमारे हिंदुस्तान कांग्रेस की संरक्षक है, हमारे कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है वो। और जब कांग्रेस का बड़ा नेता होता है तो वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्यसभा सीट से चुनकर आ सकता है। लेकिन नहीं, अपूर्वा जी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सीमा जी, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। जहां तक रविंद्र सिंह बिट्टू जी का सवाल है, वो निश्चित तौर पे कांग्रेसी हैं, 3 बार के कांग्रेस के सांसद हैं,
उनके जहन में कांग्रेस है और कांग्रेस के एक उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़ के ले गए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने उनको धूल चटाई और चुनाव हरा दिया। अब उनका लाभ लेने के लिए वो राजस्थान से उनको राज्यसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। मैं अपूर्वा जी से पूछना चाहता हूँ, बिट्टू जी की कोई दो खासियत तो बताइए। मैं खासियत उनकी बता रहा हूँ कि वो कांग्रेसी हैं। दूसरी, वो 3 बार भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस के सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी। तो राजकुमार जी, आप भी बिट्टू जी को ही उतार देंगे क्या अपने उम्मीदवारी तौर पर? आप उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति है, जरा उस पर जवाब दे दीजिए। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति है, संख्या बल के आधार पर राज्यसभा का उम्मीदवार चुना जाता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल ज्यादा है और उसके एवज में अभी तक जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, हम उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि हम हॉर्स ट्रेडिंग का काम नहीं करते। तो उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि राज्यसभा का तो देखिए डोटासरा साहब ने खुद ही बोल दिया था हालांकि, लेकिन उपचुनाव को लेकर के किस तरह का वो है? उपचुनाव के लिए सीमा जी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुस्तैद तैयार खड़ी है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद पुनः देने के लिए तैयार बैठी है। 6 के 6 उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार धूल चटाएगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के तमाम 6 उम्मीदवारों को भरपूर झोली भर के आशीर्वाद देगी, क्योंकि 8 महीने का जो भजनलाल जी का कार्यकाल है उससे राजस्थान की जनता बहुत नाराज है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई और हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। सीमा जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद रोजाना नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रही है सरकार। छात्र संघ चुनाव कराने हैं नहीं कराने वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे। चुनाव जो है वो आदरणीय अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री तब क्यों नहीं कराए गए? तब जो छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे रहे, जिन्होंने इतनी लाठियां खाई, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, पुलिस ने लाठियां बांधी, तब क्यों हुआ? तब अस्पताल समझ ले रहे हैं, चुनाव नहीं कराए थे? आप उसको भी तो बताइए राजकुमार जी। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल साफ है। लॉ एंड ऑर्डर साफ है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बैठ के बोला कि महिलाओं के देखिए ऐसी बातें कहने का तो कोई हक रखते ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपराध के मामले देखने को मिले थे राजस्थान में, और अभी भी हालांकि जिस तरह से आपराधिक मामले सामने आते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं करने की बहुत जरूरत है हर सरकार को कि कानून व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त की जाए। फ्री हैंड की बात कहती नजर आई थी, उसके बाद भी जिस तरह के मामले यहाँ पर राजस्थान से सामने आए, आप लोग टीवी डिबेट पर बैठ करके कानून व्यवस्था पर खुद ही सवाल खड़े करना शुरू कर जाते हैं, अपने गिरबान में कोई झांकता ही नहीं। हालांकि आज मुद्दा इसको लेकर के नहीं है, आज विषय है यहाँ पर कि उपचुनाव में किस तरह से उम्मीदवार आप लोग उतारने वाले हैं, किस प्रकार की रणनीति आगे की आप लोगों की रहने वाली है, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। राजकुमार जी आपके पास आएंगे। अपूर्वा जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो आपके उम्मीदवार को लेकर के बार बार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ कामों को लेकर के भी, इस उपचुनाव में किस तरह? बिट्टू जी की खास बात पूछिए और परिचय भी पूछिए सीमा जी प्लीज। बिल्कुल बताती हूँ सीमा जी। जी। अब आप पूछे, मैं पहले इन्हीं का जवाब दे देती हूँ। दीजिए। देखिए कि जो अगर मैं आपको परिचय बताऊं तो परिचय ये है कि वो अगर कोई व्यक्ति गलत दलदल में फंस गया हो, का मतलब ये नहीं होता कि उसको दोबारा निकलने का अधिकार नहीं या उसको दलदल में से ही कमल खिलाने का अधिकार नहीं। तो जो रवनीत सिंह जी है, उनका सीधी सी बात है, जिस विचारधारा के अंदर वो पिछले इतने वर्षों से फंसे हुए थे, उस विचारधारा के अंदर उनका दम घुट रहा था। वो निकले राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, वो निकले नवनिर्माण से प्रेरित होकर, वो निकले अमृतकाल में एक नए भारत को सृजन करने के लिए। और जहां तक बात रही कि उनका यहां आने से क्या फायदा होगा, तो हम सभी को पता है कि वो स्टेट मिनिस्टर हैं, उनके पास है फूड प्रोसेसिंग जैसा, इंडस्ट्रीज जैसा, रेल मिनिस्ट्री जैसे बहुत इंपॉर्टेंट महकमे हैं। तो अगर राजस्थान के अंदर उद्योग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि सोलर हब ये बनने जा रहा है, लैंड यहाँ पर एम्पल है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति राज्यसभा में जाता है जो केंद्र के अंदर इन्हीं महकमों को देख रहा हो, तो उनका जो विजन होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो राजस्थान के लिए उतने ही डेवलपमेंट के लिए होता है। आप अगर राजस्थान में बात करेंगे तो आप उदयपुर बांसवाड़ा में जाइए, सीताफल की इतनी खेती होती है। आप सवाई माधोपुर में जाइए, GI टैग मिला हुआ है यहाँ के अमरूदों को। इनकी प्रोसेसिंग अगर ठीक से हो पाए तो किसानों को कितना लाभ हो पाएगा और इसको किस तरीके से आगे इसको ब्लूप्रिंट
लेना है, रोड मैप बनाना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, ये इनसे बेटर कौन कर पाएगा। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो गुजरात के पोर्ट से लेकर के दिल्ली और बॉम्बे इनके बीच में आता है। अगर इनके अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी को बेटर किया जाए, कार्गो कनेक्टिविटी को बेटर किया जाए रेलवे के थ्रू, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की, कितनी ज्यादा इकोनॉमिक जनरेशन की जो है वो संभावनाएं बढ़ पाएंगी, 7 फोल्ड जो है वो इंपैक्ट मिल पाएंगे। तो उनसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे कौन हो सकता था, मुझे आप ये बताइए। ठीक है, हो सकता है कि आप 4 तर्क गिना दें कि नहीं उनसे बेटर भी कोई और हो सकता था, मगर क्या उनका सिलेक्शन इतना वो है कि जिसके ऊपर ये हमको जवाब देना पड़ जाए। और आप देखिए, अगर ऐसे मिनिस्टर जिनके पास में 3 इंपॉर्टेंट महकमे हो और वो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट महकमे हो जिसके अंदर राजस्थान के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो और केवल अपॉर्चुनिटीज को टैप करने की देरी हो और जो पिछले 5 वर्षों में टैप नहीं हुई हो, तो अगर व्यक्ति का यहाँ से चयन होता है तो उसका विजन राजस्थान को कितना आगे लेकर जा पाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस को, विपक्षी दलों को, सबको ये सोच के कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करे, भले ही माध्यम भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, मगर अंत में किसका भला हो रहा है? राजस्थान का भला हो रहा है, यहाँ की जनता का भला होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस चीज को सोच के इसका छिद्रान्वेषण करने से ज्यादा अच्छा है कि इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को आगे जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ में देखना चाहिए। चलिए ठीक है राजकुमार जी, इसके बाद आपका कुछ कहना? भारतीय जनता गंगानगर से 9 से पहले राजस्थान की जनता ने वापस भेज दिया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, उससे राजस्थान का नुकसान होता है, इनकी अपनी पार्टी का नुकसान होता है। बिट्टू जी के बारे में पूछ लीजिए, वसुंधरा जी राजी है या नहीं है? अरुण चतुर्वेदी जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, वो राजी है क्या नहीं है? सतीश पुनिया जी राठौड़ साहब राजी है या नहीं है? छोटे वाले राठौड़ साहब को तो आपने बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया, लंबे वाले राठौड़ साहब का क्या कर रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का अपने उनके परिवार का मामला है। मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा है। आने वाले प्रत्येक उपचुनाव के अंदर और उसके बाद जो पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में और हमारे जो टीकाराम जूली जी है प्रतिपक्ष के नेता, उनके नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के, हरीश चौधरी जी के और भंवर जितेंद्र जी के आशीर्वाद जी से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनाव में उम्मीदवारों को हरवाएंगे। इस बात का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा है। आप निश्चिंत रहें, हमको राजस्थान की जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। हम अपने विपक्ष का धर्म राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं के लिए निश्चित तौर पर निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, विधानसभा में, सड़कों पर हम लोग घुटने टिकवाते रहेंगे कि राजस्थान के लोगों की, राजस्थान के जनता की सेवा करिए। आपको राजस्थान की जनता ने सेवा के लिए मौका दिया है। आप यहाँ बैठ के मलाई मत खाइए, आप यहाँ बैठ के सर्कसबाजी मत करिए, यह सर्कस का फील्ड नहीं है। पूरी की पूरी विधानसभा भी चली सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विधानसभा में नोटिंग करी। इनके मंत्रियों के पास जवाब ही नहीं है, नो सीखे मंत्री जिनको जवाब देना नहीं आता है, मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है उनसे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे कांग्रेस के विधायक प्रश्न पूछ रहे थे और मंत्री बगले झांक रहे थे। तो ये जो नोटिंग चल रही है राजस्थान में, ये जो राजस्थान में सर्कस चल रहा है, इस सर्कस का जो हवा निकालने का काम राजस्थान का देवतुल्य मतदाता आने वाले उपचुनाव में करेगा। चलिए ठीक है। हालांकि देखिए, एक सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो जाता है, बीजेपी ने कार्यकर्ता अभियान शुरू कर दिया है, यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, अपनी पार्टी को कुनवा जो है वो बढ़ाती बीजेपी नजर आ रही है और इस सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी का लाजमी है कुनवा बढ़ता भी नजर आएगा। उपचुनाव के लिए एक बड़ा कदम ये माना जा सकता है। 1 करोड़ तक की संख्या बल बढ़ाने की पूरी कोशिश है। इससे पहले भी बीजेपी का देखा जाए तो इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ नई रणनीति बनाती नजर आएगी या फिर कांग्रेस अभी जस की तस चलती रहेगी? देखिए सीमा जी, कांग्रेस पार्टी तो निरंतर अपने संगठन को मजबूत करती रहती। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब, वो लगातार राष्ट्रीय नेताओं के साथ, स्टेट के नेताओं के साथ बैठ के मीटिंगें करते रहते हैं। हमारे जो अग्रिम संगठन है, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल, वो लगातार निरंतर रूप से अपना काम करते रहते हैं। उनमें संगठन की क्रिया के तहत उनमें अध्यक्ष का बदलना, नई कार्यकारिणी का आना, ये लगातार चलता रहता है। हमने राजस्थान में जो निष्क्रिय पदाधिकारी थे उनको अभी हमने हटाया है, उनके स्थान पे नए पदाधिकारियों का चयन होने वाला है। राजस्थान की जो कांग्रेस है उनमें भी कहीं कोई अगर अच्छे कार्यकर्ताओं को भर्ती किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको स्थान मिलेगा, और कोई कार्यकर्ता अगर निष्क्रिय है तो उसको उठा करके नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। राजस्थान के तमाम मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष
तमाम टीमों को मुस्तैद किया जा रहा है और इस मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है कि आने वाले प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता टक्कर दे सके और उनको आने वाले चुनाव में हरा सके। राजस्थान की जनता ने जो हमसे उम्मीदें बांधी है, क्योंकि चुनाव तो 4.5 साल बाद आने वाले हैं विधानसभा के, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता आज से ही तैयार है। हमारे गांव में, ढाणियों में, हमारे जो बूथ स्तर की जो इकाइयां हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो तमाम लगातार काम करते रहते हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी सर्कुलर जारी करती है उस सर्कुलर की अक्षर से पालना हमारा मंडल अध्यक्ष भी करता आ रहा है। इसलिए हमारा संगठन मजबूत है और समय समय पे संगठन की मीटिंगें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा भी लेते रहते हैं। और हमारे दिल्ली में भी अभी 2 दिन पहले राजस्थान, हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी लंबा इस तरह का डिस्कस हुआ है कि कांग्रेस को बूथ लेवल तक और मजबूत करिए। और राजस्थान की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बात के लिए मुस्तैदी से तैयार है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपने आप को और मजबूती से राजस्थान की सेवा करती हुई नजर आएगी। चलिए ठीक है अपूर्वा जी, 10 करोड़ का जो लक्ष्य एक रखा गया है, हालांकि अभी ये दावा 1 करोड़ सदस्यता अभियान का है, तो क्या इतने बड़े लक्ष्य को पूरा कर पाएगी भाजपा? देखिए, इससे पहले आपके सवाल से पहले मैं 3 बातों का जवाब दूंगी जो मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने बोले। पहली चीज तो उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सरकार है इसमें बड़ा अजीब सा सर्कस चल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे संकल्प पत्र का 45 से 50% के बीच में जो हमारे संकल्प थे वो मात्र 6 महीनों के अंदर, जो भी उन 6 महीनों में 3 महीने आचार संहिता में बीत गए, उसके अंदर हमने पूरे कर दिखाए। 100 डेज के अंदर मोर देन 45% संकल्प पत्र हमने, हमारा जो कमिटमेंट किया था उसको हमने पूरा कर दिया। उसके बाद में भी ये सर्कस की बात करते हैं तो मैं कहूंगी काबा के मुंह से जाओगे गालिब की शर्म तुमको मगर आती नहीं। मुझे ये बताइए कि जो मानेसर वाला कांड हुआ था कि आधे छुपे बैठे थे किसी के बंगले में, आधे छुपे बैठे थे कहीं मानेसर में, आधे छुपे बैठे थे उदयपुर के होटल्स में, तब कौन सा सर्कस चल रहा था या यहाँ पे कोई नौटंकी क्लासेस चल रही थी उस वक्त कांग्रेस के अंदर? 2 साल तक मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत जी कहीं बाहर निकले नहीं, किसी से मिले नहीं, कुर्सी का खेल 5 वर्षों तक चलता रहा। तो वो पार्टी तो जो है वो अपने मुखारविंद से ऐसी बात उस पार्टी के ना करे जिसने एक मिनट बोली, आपके बीच में मैं भी नहीं बोली थी, आपका टर्न आए तब बोल लीजिएगा, लिख के रख लीजिए। तो ऐसी पार्टी को तो नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट उस पार्टी को जिसने मात्र 100 दिनों के अंदर मोर देन 45% अपने संकल्प पत्र जो है वो धरातल पर ला करके जनता के बीच में रख दिया हो। दूसरा विषय इन्होंने ये कहा कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे हमारा मंडल अध्यक्ष हो, हमने उन सब के बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा है और हम उनको कार्य देंगे और उनको हम संगठन से जोड़ेंगे। तो एक प्रकार से ये भी डाल दें कि सचिन पायलट साहब के साथ में ये लोग क्या करने वाले हैं? क्या जो तमाशा बेचारे उनके साथ 5 साल अपने मान सम्मान के लिए वो दर दर भटकते रहे अपनी पार्टी के अंदर, क्या वही मान सम्मान की पीड़ा इनको अब भी भुगताएंगे या नहीं? तीसरा इन्होंने ये कहा कि साहब हमारे यहाँ पर तो इतनी रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, कभी कोई ले रहा है कभी कोई ले रहा है, आप भी मीडिया की हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, आपने उसको कवर किया। 3 तारीख को हमारी इतनी बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, आपने उसको कवर किया। एक भी आप ऐसा 6 महीनों के अंदर, 7 महीनों के अंदर कांग्रेस का एक भी प्रोग्राम बता दीजिए जो आपके इंडिया टीवी ने कवर किया और जिसके अंदर मोर देन 100 या 200 कार्यकर्ता हो गए हो। तीसरी बात, एक चीज और मैं इनको कहना चाहूंगी, ये इन्होंने ये बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है, खैर मैं इससे पहले आपका जवाब दे देती हूँ। आपने कहा कि आप 10 करोड़ जो आपका लक्ष्य है राजस्थान का, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, प्रत्येक बूथ पर मिनिमम 200 जनों को हम जोड़ेंगे जो कि जुड़ने के लिए तैयार है, विचारधारा से ओतप्रोत है। इसके अलावा राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, या जो विपक्ष ने इस बार जो जहर फैलाया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो हल्का सा सेटबैक लगा, हल्का सा, वो कहते हैं ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मार तो हमें कोई नहीं सका। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके एक अकेले के नाम से 240 सीटें निकल कर आई, मगर उसके बाद में भी किस प्रकार हम 10 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। लोग हमारे पास में आकर कहते हैं कि साहब बहुत गलत हुआ, कौन से छलावे में हम आ गए? खटाखट पैसों के छलावे में आ गए, या हम आरक्षण के छलावे में आ गए, या हम संविधान से खिलवाड़ की छलावे में आ गए? हम तो इतने भोले थे, हम किस तरीके से इन लोगों के छलावों में आ गए? ये वोटर आपसे आके कहते हैं। बात होती है
और हर गलती को जो है वो सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। तो जनता आकर हमसे ये बात करती है कि हमें एक जोड़िए, हमें कार्यकर्ता बनाइए, हमें इस विचारधारा से जोड़िए, हमें राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत करिए, तो तब हमको लगता है कि 10 करोड़ तो एक बहुत छोटा लक्ष्य है। इससे ज्यादा लोग जो है 142 करोड़ देशवासी जो है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो 10 करोड़ तो एक बहुत छोटा लक्ष्य है। बिल्कुल, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिसका जिक्र अभी आप भी करती नजर आई हैं, उसके बाद क्या इतने बड़े लक्ष्य को पाना आसान होगा? देखिए, मैं फिर कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन जो है वो एक माइलस्टोन होता है, फाइनल स्टोन नहीं होता। ठीक है, हम तीसरी बार जो है सरकार बना रहे हैं, हमने अपनी सरकार बनाई है। आज भी कोई आप एक दल बताइए जो केवल एक दल एक व्यक्ति के कारण 240 सीटें लेकर आ गया हो, मुझे बताइए। दूसरा विषय जो मैं अब मैं इनके एक और बात का जवाब देती हूँ। अभी इन्होंने, राजकुमार जी ने बड़े उससे कहा कि साहब हम डोटा सरे जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में, इन्होंने 10 नाम गिना दिए। मैं कह रही हूँ क्या यूनिटी है ये? हम कहते हैं कि केवल हमारे संगठन के नेतृत्व में, विचारधारा के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, ये इनकी यूनिटी है। कांग्रेस वाले डर रहे हैं कि पता नहीं कल ऊँट किस करवट बैठ जाए। आज एक का नाम डिबेट में लेना छोड़ दे, कल हमको हो सकता है कांग्रेस कहते हैं साहब कल से डिबेट में ही मत जाओ तुम, क्योंकि तुम तो हमारे गुट के नहीं हो। तो गुटबाजी का परिचय जो मेरे राजकुमार भाई ने यहाँ पर बैठे बैठे ये चीज दे दी कि उनको ये सबको साध के चलना पड़ रहा है, सबको साथ लेकर के यूं चलना पड़ रहा है कि किसी का नाम ना छूट जाए और मैं किसी गुटबाजी का शिकार ना हो जाऊं। तो कांग्रेस इस यूनिटी के साथ में उपचुनाव जीतने की सोच रही है। मुझे लगता है इतने ऊंचे हसीन सपने नहीं पालने चाहिए। चलिए ठीक है, राजकुमार जी, गुटबाजी पर सवाल अपूर्वा जी उठाती नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे आप गुटबाजियों को लेकर? सीमा जी, हमारे एक राजस्थान में कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का अभी तक बल नहीं गया है। अच्छा, ये कहावत है। 400 पार का नारा ले रहे थे ये लोग। माइल स्टोन 400 पार का था और फाइनल स्टोन कितने पे आया? 25 पार का था इनका माइल स्टोन, 14 पे आखिर गेम का स्टोन। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, झूठ बोलना बंद करिए। राजस्थान के, हिंदुस्तान की जनता को बोलने से बरगलाइए मत। और जहां तक ये सर्कस वाली बात कर रहे हैं, सीमा जी, 15 अगस्त को झंडारोहण हुआ था, अभी 2 दिन पहले इनके एक आपदा मंत्री को कलेक्टर और एसपी साहब हाथ पकड़ के लेके आए, साहब झंडारोहण तो कर दीजिए। अब आप बताइए, झंडे के लिए भी कैबिनेट मिनिस्टर को एसपी और कलेक्टर साहब रिक्वेस्ट करके हाथ पकड़ के लेके आ रहे झंडारोहण के लिए भी। तो ये सर्कस नहीं है तो क्या है? ये सर्कस नहीं है तो क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी की मेरी साथी कह रही थी कि सचिन पायलट जी का क्या करोगे? मैं कह रहा हूं, सचिन पायलट जी हमारे राजस्थान के नेता हैं, हमारे हिंदुस्तान के युवा नेता हैं, और उनको अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने बना रखा है, और वो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में स्टार प्रचारक की तरह काम करके हिंदुस्तान की कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि इनकी मीटिंग को आपने कम कवर किया। अपूर्वा जी, 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे ऑल इंडिया के सब स्टेट प्रेसिडेंट्स की एक दिल्ली में बड़ी मीटिंग प्रभारी आदरणीय रणराव साहब ने हिस्सा लिया है। इसलिए कहता हूं कि जानकारी लेकर आइए चैनल के ऊपर। और मैं कहता हूं राजस्थान की बात करिए। आपने जो कहा कि डोटा सरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में, मैंने कहा उनके नेतृत्व में कोई तो मीटिंग होगी आप लोगों की। आप लोगों की राजस्थान आपके कार्यकर्ताओं की कोई तो मीटिंग हुई होगी। मैं आपको जानना चाह रही हूँ, कौन सी मीटिंग हुई है? आप सब लोगों के नेतृत्व में उसकी कवरेज को बताइए। डोटा सरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में कौन सी मीटिंग हुई है उसकी बताइए ना। राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, उपचुनाव हमारे यहाँ तो हर 15 दिन हजारों बड़ी बड़ी बातें आप लगातार करते आ रहे थे। पूरी कांग्रेस पार्टी को आपने कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करी, और पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ तोड़ के आपने कांग्रेस युक्त आपने अपनी भारतीय जनता पार्टी बना ली है। और भारतीय जनता पार्टी का नया नाम चुनाव में भूल गए क्या? भारी जोड़ो पार्टी। तो ये पार्टी की आपकी दशा है। और दोनों नेताओं से इनके आरएसएस नाराज चल रहे हैं, वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं, पन्ना प्रमुख नाराज चल रहे हैं। आप चाहे 1 करोड़ का लक्ष्य रखें, चाहे 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखें, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से इतनी अपील विनम्रता के साथ करना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने उम्मीदों से आपको सत्ता सौंपी है, सर्कस करने के लिए नहीं सौंपी है। राजस्थान की सेवा करिए। हमारी जो अच्छी अच्छी स्कीम थी उनको
उनको आप आगे बढ़ाइए, उनमें कोई कमी है उनको आप दुरुस्त करिए, सेवा करिए, चिरंजीवी योजना है उसकी सेवा करिए, उसके माध्यम से चिकित्सा सेवा को और मजबूत करिए, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा में राजस्थान को मजबूत करिए, सड़कों के माध्यम में राजस्थान। चलिए ठीक है, ठीक है, ये सब आप देखने वाली बात होगी। हालांकि आप देखने वाली बात ये भी होगी कि आप लोग किस प्रकार की रणनीतियां आगामी बनाते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही यहाँ पर रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पूर्वा जी।